नमस्कार विद्यार्थीगण। आज हम लोग क्लास 12th का इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। और इंग्लिश में इंग्लिश चूँकि दो सेक्शन में बटा हुआ है, एक तो लिटरेचर सेक्शन और एक तो ग्रामर का सेक्शन। तो आज हम लोग शुरू करते हैं इंग्लिश लिटरेचर अर्थात क्लास 12th का इंग्लिश बुक का सिलेबस। चूँकि हमने ये बता रखा है, एक कंप्लीट इंट्रो का जो वीडियो है उसमें हमने बता रखा है कि इंग्लिश लिटरेचर दो खंडों में बट चुका है। बुक का जो लिटरेचर है ये भी दो पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला जो है वो है प्रोस सेक्शन और दूसरा जो सेक्शन है उसको बोलते हैं पोएट्री सेक्शन। पोएट्री सेक्शन में कंप्लीट आपको कविता के को समझना है, यानी कविता पढ़ना है, और इसमें स्टोरी, एसे, जनरली स्पीच वगैरह के बारे में समझना है। यानी ये जो है ये बड़ा बड़ा चैप्टर है और ये काफ़ी छोटा यानी कविता है। कैसे जो पोएम होता है ना, वही उसी तरह का फॉर्म है। तो आज हम लोग प्रोस सेक्शन वाले का चैप्टर नंबर 1 को क्लियर करने वाले हैं। तो आप लोग बहुत बढ़िया तरीक़ा से समझेंगे और काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से हम इसमें आपके हर एक चीज़ को समझाएंगे, ठीक है। तो प्रोस चैप्टर 1 है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। क्योंकि हम पहले ये आपको क्लियर करना चाहते हैं कि सिविलाइजेशन और कल्चर होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझ जाइए कि सिविलाइजेशन किसको कहते हैं, व्हाट इज सिविलाइजेशन। सो सिविलाइजेशन का मतलब होता है, सिविलाइजेशन का हिंदी में बोलते हैं, सिविलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं सभ्यता। तो सभ्यता क्या होता है? सभ्यता का मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ कलेक्शन ऑफ पीपल। लोगों के समूह जो होते हैं, लोगों के खास समूह होते हैं, लोगों के खास ग्रुप होते हैं, उन पूरे ग्रुप को हम लोग जनरली सिविलाइजेशन कहते हैं। अब जैसे मान के चलिए बिहार में बहुत सारे लोग रहते हैं ना, ये सारे लोग के जो बिहार में जो सारे लोग रहते हैं उनको एक सिविलाइजेशन बोलेंगे। ऐसे ही इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, यानी सभी लोग रहते हैं, और जो 125 करोड़ लोग रहते हैं भारत में, उन सभी लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे? सिविलाइजेशन। और वे सारे लोग जिस तरीके से रहते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे रहते हैं, कपड़ा पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, और उन लोग का पहनावा कैसा है, ये जो तरीका है, द वे ऑफ लिविंग, उसको कल्चर बोलते हैं। कल्चर को हिंदी में मेरे भाई संस्कृति कहते हैं। तो संस्कृति का मतलब क्या होता है? द वे ऑफ लिविंग, रहने की तरीका, द वे ऑफ लिविंग। अब जैसे बिहार का कल्चर क्या है? तो बिहार का कल्चर है कि यहाँ पे लोग जो है भोजपुरी बोलता है, जो भाषा है, यहाँ रहने की जो तरीका है, लोग कैसे रहते हैं, तो लोग मिलजुल कर रहते हैं, कैसा कपड़ा पहनते हैं। अब ब्रिटेन का कल्चर अलग है, अमेरिका का कल्चर अलग है। अमेरिका में क्या है लोग, तो अमेरिका में रहने का तरीका अलग है, पहनने का तरीका अलग है, बोलने का तरीका अलग है, तो वहाँ का कल्चर अलग है। अब भारत का कल्चर अलग है, वहाँ के सिविलाइजेशन लोग भी अलग है, यानी वहाँ के लोग अलग हैं, यहाँ के लोग अलग हैं। तो जो नंबर ऑफ ग्रुप्स होता है, जो ग्रुप्स ऑफ पीपल होता है, वो सारे लोगों को क्या बोलते हैं? सिविलाइजेशन। उनका रहने, खाने पीने का जो तरीका होता है, उनको क्या बोलते हैं? कल्चर। अब जनरली मान के चलिए छोटे छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी में भेज दिया जाता है, तो आंगनबाड़ी में भेज दिया जाएगा तो जितने बच्चे लोग रहेंगे ना, वो सारे बच्चे क्या बन जाएंगे? तो सिविलाइजेशन। उनका जो रहने का तरीका होगा, जैसे कोई हाफ पैंट पहने होगा, कोई स्लेट लिए होगा, कोई पेंसिल लिए होगा, कोई इधर खेल रहा होगा, यानी सबको कुछ कुछ करने का तरीका है, उसको कल्चर बोलते हैं, ठीक है। तो सिविलाइजेशन एंड कल्चर समझ गया। सिविलाइजेशन मतलब क्या होता है? सभ्यता। कल्चर मतलब क्या होता है? संस्कृति। महात्मा गांधी ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखा। राइटर का नेम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वो शख्स, वो महान पुरुष, यही है अपने महात्मा गांधी। हम यहाँ पे आपको पिक्चर वगैरह सब चीज़ क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पे चूंकि हमने पिक्चर के साथ एक एक चीज़ को समझा रखा है, फुल डिटेल्स यहाँ पे दे रखा है, यहाँ से आपके एक एक चीज़ को क्लियर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रो की तरफ मूव करते हैं, और इस चैप्टर का कंप्लीट इंट्रो ये रहा। चैप्टर नंबर 1 का इंट्रो ये रहा कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के एक छोटे से टाउन, इन द स्मॉल टाउन ऑफ पोरबंदर, गुजरात के एक छोटे से शहर पोरबंदर में उनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है। उनका मृत्यु यानी कि निधन जो है वो 30 जनवरी 1948 को हो जाता है, जिनको नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया था, इसकी वजह से मृत्यु हो गया उनका। ही वॉज पॉपुलरली। अच्छा, एक चीज़ और है, ये पूछा जाता है कि ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? स्पीच है, ये कंप्लीट स्टोरी है कि क्या है? याद रखिएगा कि ये जो है एक एसे है। महात्मा गांधी ने इसको जो लिखा, इसको एसे बोलते हैं, यानी निबंध बोलते हैं। लोगों को समझने के लिए, जानने के लिए, बुझने के लिए, लोगों के लिए उन्होंने एक एसे लिखा, निबंध लिखा। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, यह एक एसे है, यानी निबंध है, ठीक है। महात्मा गांधी वॉज पॉपुलरली नोन एज बापू,
एंड हिज इंटेंशन वाज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी को चारों तरफ बापू के तौर पे जाना जाता था, क्योंकि वो देश की काफ़ी अच्छे तरीके से रक्षा किए, देश को स्वतंत्र बनाए, इसी की वजह से उनको बापू का उपाधि दिया गया था, ठीक ना। तो ये ऑब्जेक्टिव में बनता है आपके लिए। उनका जो इंटेंशन था, इंटेंशन मतलब होता है इरादा, उनका इरादा था हमेशा ट्रूथ को फॉलो करना, ट्रूथ मतलब सच्चाई को फॉलो करना, एंड नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा को फॉलो करना। अहिंसा, हिंसा नहीं रखना है, अहिंसा रखना है। गांव में महिलाएं लोग को देखिएगा बहुत ज्यादा हिंसात्मक हो जाती है, वो आगे बढ़ रहा है तो हम ओकर आगे कैसे वो बढ़ गया हमरा से ज्यादा, ऐसा चाहती है। लेकिन महात्मा गांधी का ऐसा नहीं था, उनका मकसद था कि कोई हमारे साथ कोई गलत नहीं करे, बाकी वो सही रास्ते पे जितना आगे बढ़ सके, तो वो अहिंसा चाहते थे, ठीक ना, हिंसात्मक नहीं थे। ही हेल्प्ड इंडिया बिकम फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूलर्स, वो जो है भारत को मदद किए अब ब्रिटिश रूलर से फ्री होने में, यानी स्वतंत्र होने में। ब्रिटेन के लोग जो है भारत को गुलाम बना रखा था, तो उनसे स्वतंत्र होने में भारत की काफ़ी मदद की है, मतलब अपने देश की मदद की है। वो जो है भारत की इस ब्रिटिश रूलर्स के खिलाफ आंदोलन जो है, यानी उसके प्रति सक्रिय 1915 से लेकर 1948 तक रहे, मरते क्रम तक भारत के लिए उन्होंने कार्य किया, इसीलिए उनको जो है बापू का उपाधि दिया गया है, समझ गए ना। मरते दम तक 1948 तक उन्होंने कार्य किया भारत के लिए। कब से शुरुआत किया? 1915 से, ठीक है। तो ये इसका शॉर्ट यानी ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहा इस चैप्टर का, ये स्टार्टिंग का। तो आगे हम समझते हैं, थोड़ा सा ये देखते हैं महात्मा गांधी का जीवनी के बारे में, ठीक है, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। ये रहा महात्मा गांधी का अभी का लिया हुआ पिक, जो कि 2025 में लिया गया है ये पिक। पूज्य महात्मा गांधी का जन्म स्थान अब ये एक मान के चलिए पर्यटक क्षेत्र बन चुका है। जो भी लोग जाते हैं गुजरात में पोरबंदर की तरफ, तो ये जरूर एक बार यहाँ पे घूमते हैं। यहाँ पे लोग बगल वगैरह में मार्केट वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। अब ये एक जो है काफ़ी बेहतरीन जगह बन चुका है। ये महात्मा गांधी का तब का फोटो था जब वो हुआ करते थे, और ये 2025 का फोटो है अब। ये महात्मा गांधी का कुटिया है, इसी में रहा करते थे, और वो कुटिया को अच्छे तरीके से सजो धजो के अब ऐसा बना दिया गया है। ये एक पर्यटक क्षेत्र हो चुका है। अब यहाँ पे लोग जाते हैं, घूमते हैं, चीज़ों को महसूस करते हैं, वो देखते हैं कि वाह महात्मा गांधी यानी हमारे देश के महान पुरुष कैसे रहते थे, कैसा उनका क्षेत्र था। तो ये है 2025 का पिक, ये भी 2025 का पिक है। ये तब की फोटो है जब महात्मा गांधी हुआ करते थे। और चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को कंप्लीट तरीके से। ब्रॉस चैप्टर नंबर 1, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। सभ्यता का मतलब क्या होता है? हमने बताया ना कि कुछ लोगों का समूह होता है, उन समूहों को क्या बोलेंगे? सभ्यता। और लोग कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे पहनावा करते हैं, ये जो तरीका होता है जीने की, उसको बोलते हैं संस्कृति, ठीक है। तो चलिए, I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world। महात्मा गांधी बोलते हैं कि हमें पूरा भरोसा है कि जो सभ्यता, जो सिविलाइजेशन भारत ने अपनाया है, भारत के पास है, वो पूरे दुनिया में कहीं भी नहीं है। यानी दुनिया की कोई भी सिविलाइजेशन भारत के सभ्यता को नहीं हरा सकता है। Nothing can be equal to the seeds sown by our ancestors। Ancestors मतलब क्या होता है? पूर्वज। यानी जो हमारे पूर्वजों ने हमारे सभ्यता के लिए बोया है, दिया है, उसकी बराबरी दुनिया की कोई चीज नहीं कर सकता है। यानी हमारे पूर्वजों ने जो सभ्यता के लिए कार्य किया है, वो ऐसा कार्य आज तक कोई नहीं किया। बहुत महान कार्य किया हमारे पूर्वज लोगों ने। एंसेस्टर्स मतलब होता है पूर्वज। रोम वेंट ग्रीसी शेयर दी, रोम वेंट ग्रीसी शेयर, इसको ग्रीक भी बोलते हैं, ठीक ना बुआ, इसको ग्रीक भी बोलते हैं, ठीक है, ग्रीक से ही ग्रीसी को दिया गया है। सो रोम वेंट ग्रीसी शेयर द सेम फेट, द माइट ऑफ द pharaohs वाज ब्रोकन, जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड। इनका कहना है कि देखिए रोम ये भी एक बहुत ही प्रसिद्ध सिविलाइजेशन था, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध सिविलाइजेशन था, यानी सभ्यता था, जो कि अब खत्म हो चुका है, जो कि विलुप्त हो चुका है। रोम और ग्रीस ये दोनों सभ्यता की नाम है। ये भी काफ़ी पॉपुलर सिविलाइजेशन था, जो कि अब खत्म हो चुका है। जैसे रोम और ग्रीस की सभ्यता में क्या होता था, तो वो लोग का सभ्यता लगभग 8वीं शताब्दी में चलता था। रोम का सभ्यता 8वीं शताब्दी का है, ग्रीसी का सभ्यता 12वीं शताब्दी का है। तो वो लोग का भी सभ्यता जो होता था ना, काफी प्रचलित था। उनके सभ्यता में क्या था, तो बढ़िया बढ़िया रोड बनते थे, बढ़िया बढ़िया महल बनता था, ऊंचा ऊंचा महल बनता था, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा था, आर्किटेक्चर भी काफी बढ़िया था, ठीक ना। तो रोम और ग्रीस की सभ्यता में क्या होता था, तो बढ़िया बढ़िया चीजें बनाए जाते थे सजा सजा करके। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पीछे देखिए, ये रोम का बिल्डिंग है, रोम सभ्यता की बिल्डिंग है। अब ये पर्यटक क्षेत्र बन चुका है, पहले की ही बना हुआ है, 8वीं शताब्दी के ही, यानी आज से लगभग मान के चलिए तो 1200 साल पहले का ही बना हुआ है।
ठीक ना, ये भी है। और ये जो है ग्रीसी का, एंशियंट ग्रीसी, ग्रीसी सभ्यता में बना हुआ था ये वाले बिल्डिंग, ठीक ना। तो उनके सभ्यता भी काफी ज्यादा पॉपुलर हुए थे, क्यों? क्योंकि वो सभ्यता में लोग बहुत ज्यादा क्या करते थे, विकास करते थे। तो यही कहा जा रहा है कि रोम भी चला गया, यानी रोम सिविलाइजेशन था वो भी खत्म हो गया, ग्रीसी सिविलाइजेशन है वो भी खत्म हो गया, उसका भी भाग वैसा ही रहा। लेकिन भारत की सिविलाइजेशन अभी भी जिंदा है, लोग भारतीय सिविलाइजेशन को फॉलो आज भी कर रहे हैं, ठीक ना। द माइट ऑफ द फेरोज वाज ब्रोकन, यहाँ तक कि फैरो का जो शक्ति है वो भी खत्म हो चुका है। फैरो क्या था? तो इजिप्ट के राजा को फैरो कहा जाता है, ठीक ना। तो इजिप्ट के जो राजा थे वो भी काफी पॉपुलर एक जमाने में थे, उनका भी पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धता खत्म हो चुका है। एक पर एक महान राजा जन्म लिए, एक पर एक सिविलाइजेशन आया, सब खत्म हो गया, लोगों ने सबको भूल गया। लेकिन भारत की सभ्यता को लोगों ने अभी भी नहीं भूला है, अभी भी अपना करके रखा है। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, अब जापान भी अपने सभ्यता को भूल चुका है, जापान ने वेस्टर्नाइज हो चुका है, यानी वेस्ट कंट्री की सभ्यता को अपना लिया। वेस्ट कंट्री मतलब कौन? पश्चिमी देशों की सभ्यता को अपना लिया, जैसे अमेरिका के सभ्यता को अपना लिया, ब्रिटेन के सभ्यता को अपना लिया, ठीक ना। तो ये कहना चाहते हैं कि जापान का भी जो अपना सिविलाइजेशन था ना वो खत्म हो चुका है, लेकिन भारत जो है अपने सिविलाइजेशन पे बरकरार है, ये दूसरे के सिविलाइजेशन नहीं अपना रहा है। लेकिन अब मॉडर्न जमाने में परिस्थिति बहुत उल्टा है, बहुत भारत के लोग जो है काफ़ी तेज़ी से वेस्ट की सिविलाइजेशन को अपना रहे हैं, वेस्टर्न हो रहे हैं। लड़कियों लोग से तो और रिक्वेस्ट है, आप लोग बहुत ज़्यादा वेस्टर्न हो रहे हैं, इसीलिए इस चीज़ को सुधार करिए, समझिए, अपने संस्कृति पे टिके रहिए, अरे रहिए, सहयोग करिए लोगों को इंडियन सिविलाइजेशन बढ़ावा देने में, ठीक है। कहा जा रहा है ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, चाइना के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, वहाँ सिविलाइजेशन के बारे में बात ही मत करिए, चाइना के तो लोग हद होता है। बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, लेकिन भारत किसी भी तरह कर से चाहे कैसो ही हो अभी भी साउंड करता है फाउंडेशन पर, यानी एकदम बेस पर है, यानी भारत आज भी अपने सिविलाइजेशन पर अड़ा हुआ है, टिका हुआ है। The people of Europe learn their lessons from the writings of the men of Greece or Rome, which exist no longer in their former glory. ये बोल रहे हैं कि ये महात्मा गांधी कि यूरोप के लोग, यूरोप जानते हैं ना, यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप के लोग जो है वो ग्रीस और रोम के राइटिंग से सीखते हैं, यानी उनके लिखावट से सीखते हैं। उस लिखावट को सीखते हैं ना जो पहले के जमाने में बहुत ज़्यादा ग्लोरी था ही नहीं, उत्कृष्ट था ही नहीं, फेमस था ही नहीं। जो रोम और ग्रीसी के बाद फेमस था उसको लोग नहीं सीखते हैं, बल्कि जो उसका फेमस नहीं ना था, जो चीज़ प्रसिद्ध नहीं ना था, जो चीज़ सीखने लायक नहीं ना था, लोग उसको सीखते हैं। कहाँ के लोग? तो यूरोप के लोग, द पीपल ऑफ यूरोप, यानी यूरोप के लोग ग्रीसी और रोम के उस चीज़ को नहीं सीखते हैं जो सीखने लायक है, बल्कि उसको सीखते हैं जो न सीखने लायक है। ये बताना चाहते हैं महात्मा गांधी। हाँ, ये हमने अभी जस्ट पिक्चर दिखाया है, और आगे जो है इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। वो कहना चाहते हैं कि उनसे सीखने में, यानी रोम और ग्रीसी से सीखने में वो लोग क्या करते हैं कि रोम और ग्रीसी ने कौन कौन से बढ़िया काम किया उसको नहीं सीखते हैं, बल्कि ये सीखते हैं कि रोम और ग्रीसी ने क्या गलत किया, और जो गलत किया वो हमको गलत नहीं करना है, बस यही सीखते हैं। जो उसने किया ये नहीं सीखते हैं, जो कि गलत बात है। लेकिन भारत के लोग ये सीखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या अच्छा किया, उस पर अड़े रहते हैं भारत के लोग। ये भारत के सिविलाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया बात है। ये कहना चाहते हैं महात्मा गांधी कि यूरोप के लोग जो है रोम और ग्रीसी से वो चीज़ को सीखते हैं जो नहीं सीखना चाहिए, भारत के लोग वही सीखते हैं जो सीखना चाहिए, ठीक है। हाँ, फिर कहा जा रहा है यहाँ सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, और ऐसा तो उनका दयनीय स्थिति है। पिटिएबल यानी क्या होता है? दयनीय स्थिति। बताइए, रोम और ग्रीस इतना पॉपुलर सभ्यता, और उसने क्या गलतियां किया, उसको उसके गलतियां, कमियां को देख रहे हैं, कमी को देख रहे हैं कि हमको ये गलती नहीं करना है। तो आपको ये भी तो देखना चाहिए ना कि उन्हें क्या सही किया, कितना अच्छा किया, उसको भी तो अपनाइए। उसको लोग भूल गए, उसको बिल्कुल बेहतर मतलब एकदम से भूल गए, और उनकी गलतियों को रख लिया याद, समझे ना। इसीलिए कहते हैं ना कितना लाख भला करिए लोग याद नहीं करेंगे, एक बुरा करिए लोग तुरंत मतलब क्या ही पूरे एकदम हमेशा आजीवन उसी को याद करेंगे। चलिए, अब पैराग्राफ 2 में हम लोग इंटर कर गए, यानी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता को सपोर्ट किया है।
कि भारत की सभ्यता बहुत बेहतरीन है, हमारे पूर्वज लोग ने बहुत अच्छा किया भारत की सभ्यता के लिए, हम लोग का कर्तव्य है कि उसको बनाए रखें, ठीक ना। इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। और इन सब के बीच भारत आज भी इमूवेबल है, यानी आज भी इसका संस्कृति जीवित है, खत्म नहीं हुआ है, और यही इसकी शान है, यही इसकी उत्कृष्टता है, यही इसकी भलाइयाँ है। किसकी? भारत की, अपनी माँ भारत की। इट इज अ चार्ज, it is a charge against India that her people are so uncivilized, ignorant and stolid that it is not possible to induce them to adopt any changes। ओ, यह एक बोला जा रहा है, इट इज अ चार्ज और इट इज अ चेंज होना चाहिए था ना, इट इज अ चेंज, इट इज अ चेंज। ये कहना चाहते हैं कि यहाँ भारत के लोगों को ऐसे पढ़ाया गया है, ऐसे समझाया गया है, ऐसे बताया जाता है कि उनको कोई भी बदलाव ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, और बदलाव करना संभव है ही नहीं। हम लोग के पास जो है बहुत बढ़िया सिविलाइजेशन है, हमें बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये समझाना चाहते हैं। इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, इट इज अ चेंज, आई डोंट लाइक टू, इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। हाँ, यह जो है एकदम हमारे जो अपना मेरिट है उसके विरुद्ध है, उसके खिलाफ है। अगर हम लोग सिविलाइजेशन को चेंज करें तो हम अपने मेरिट को भूल जाएंगे। अगर हम अपने मेरिट को दिखाना चाहते हैं तो भारत की सिविलाइजेशन को बरकरार रखना होगा, अर्थात भारतीय सिविलाइजेशन को रखते हुए भी हम लोग मेरिट को दिखा सकते हैं बढ़िया तरीका से, ठीक है। पहनावा ओढ़ावा इससे इस पर ध्यान देना है, उसके बाद मेरिट को दिखाना है। आजकल लोग क्या कर रहा है, वेस्टर्न हो जा रहा है, लड़कियां लोग को कोई वैल्यू है, मतलब क्या से क्या कर रही है लोग, एकदम से भारतीय सभ्यता का कोई वैल्यू नहीं की है लोग। आए बताइए, आप लोग को देवी का एथी दिया गया है तो उस चीज को फॉलो करिए, समझे। चलिए, What we have tasted and found true on the anvil of experience, जो हमने अपने अनुभव के आधार पे पाया है, हमने मतलब किसने? महात्मा गांधी ने अपने अनुभव के आधार पे पाया है, वो क्या है? We dare not change। हम लोग में हिम्मत नहीं है कि अपने सभ्यता को बदले, हम लोग हिम्मत ही नहीं करते हैं कि हाँ अपने भारतीय सभ्यता को बदले। बहुत बेहतरीन सभ्यता है अपना भारतीय सभ्यता, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। Many thrust their advice upon India and she remains steady। This is her beauty, it is the seat anchor of our hope। बहुत सारे लोगों ने कहता है, सलाह देता है कि बदलाव होनी चाहिए, लेकिन फिर भी बदलाव नहीं होती है। और यही हमारी माँ भारती की सुंदरता है कि हम अपने सिविलाइजेशन को आज भी जीवित रखे हुए हैं, और यही हम लोगों का आस है, भरोसा है, बढ़िया है, प्रज्वलन है, ठीक ना। यही भारतीय की ब्यूटी है। क्या ब्यूटी है? कि हम लोग अपने सिविलाइजेशन को अनचेंज रखे हुए हैं, बदलना नहीं चाहते हैं। हमारा सिविलाइजेशन सबसे बढ़िया है, वेस्टर्न से भी बढ़िया सिविलाइजेशन है। आगे क्या कहा जा रहा है? सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिविलाइजेशन का मतलब होता है कर्तव्य की राह, द पाथ ऑफ ड्यूटी यानी कर्तव्य की राह। सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि ऐसे बिंदु को दर्शाता है जिसमें एक आदमी को, एक व्यक्ति को अपने कर्तव्य की राह पे चलनी होती है, ठीक ना। अपने कर्तव्य को फॉलो करना होता है कि आपका ड्यूटी क्या है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। और उनको अपने कर्तव्य करना है और मोरल रहना है। मोरल मतलब क्या होता है? मोरल का मतलब होता है नैतिकता, नैतिकता को फॉलो करना है, ये एक सिविलाइजेशन कहता है। To observe morality is to attain mastery over our mind and our passions। अगर आप चाहते हैं कि मोरालिटी को फॉलो करें, मतलब नैतिकता पर बने रहे, अगर आप चाहते हैं कि नैतिक रहें, तो आपको विजय प्राप्त करना होगा। किस चीज पे? अटेन मास्टरी यानी विजय प्राप्त करना होगा। किस चीज पे? दिमाग पर। और अपने कची पे? पैशन पर। पैशन मतलब क्या होता है? उमंग, इच्छा, चाह। अब आपको चाह पर जो है विजय पाना होगा। अब जैसे आपका दिमाग कहेगा, माइंड, कि पैसा हुआ थोड़ा सा नहीं ना, चलो 4 व्हीलर ले लेते हैं, तो अब आपको दिमाग पर विजय रहेगा तब ना दिमाग को कंट्रोल करिएगा, अभी 4 व्हीलर नहीं लेना है, बहुत सारा काम करना है। थोड़ा सा पैसा हुआ, मन कर चलो रेस्टोरेंट में घूमते हैं, अरे फिर कहेगा नहीं, दिमाग पर आपका कंट्रोल रहेगा, दिमाग पर विजय रहेगा तब ना बोलिएगा नहीं गलत बात, अभी ऐसा नहीं कर। अब महिलाएं लोग में क्या है? थोड़ा सा पैसा देख ली, चलो रंग बिरंगा खरीदते हैं,
तो उन लोग में पैशन हो गया, काफी ज्यादा पैशन हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मोरल रहे, नैतिक रहे, तो पैशन पर यानी दिखावा पर, उमंग पर, समझे, और अपने दिमाग पर क्या रखना होगा आपको, ये मतलब संतुलन बनाए रखना होगा, अटेन मास्टरी, उस पर विजयी प्राप्त करना होगा। अपने जो है दिमाग को जीत के रखिए कि दिमाग बहुत सारे चीज करने के लिए कहता है, लेकिन कंट्रोल करिए उसको, सेंस से टैकल करिए, सेंस से कि क्या सही है क्या गलत है, यही होता है। सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, यानी गुजराती लोग जो है, सब लोग का सिविलाइजेशन, गुजरात में जितने लोग हैं वो सब का एक ही मानना है कि अच्छे व्यवहार रखो, यानी गुड कंडक्ट रखो। ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन बन गया हुआ कि द गुजराती सिविलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, गुड कंडक्ट, अच्छा कंडक्ट यानी अच्छा वार्तालाप, अच्छा व्यवहार, अच्छा जो है बोलचाल, अच्छा शिष्टाचार। तो गुजराती सिविलाइजेशन मतलब गुड कंडक्ट, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं पैराग्राफ 4। इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स एंड दिस इज एज इट शुड बी। ओ, अगर हमने जो बात कहा ये सब अगर सत्य है सिविलाइजेशन के प्रति, तो भारत, बहुत सारे महान कवियों ने भी लिखा है कि भारत आज तक जो कुछ भी अपनाया है और भारत में जैसा भी सिविलाइजेशन है वो बहुत बढ़िया है। किसी को किसी दूसरे से अब सीखने की जरूरत नहीं है, यानी भारतीय सभ्यता में बदलने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत सारे कवि लोग ने भी बता रखा है, किसी को किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। भारत की सभ्यता अपने आप में सब कुछ से परिपूर्ण है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और यह ऐसे ही होना चाहिए जैसा, यह ऐसे ही है जैसे होना चाहिए, यानी भारत की सभ्यता को जैसा होना चाहिए वो बिल्कुल है भारत की सभ्यता, इसमें बदलने की जरूरत नहीं है, बदलाव नहीं करना है। पैराग्राफ यहाँ समझते हैं 5 में। वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। महात्मा गांधी कहते हैं कि हमने ये अनुभव किया है, हमें ये पता चला है, हमें ये लगा है कि जो दिमाग है वो एक रेस्टलेस बर्ड है, यानी जितना रेस्टलेस बर्ड यानी एक ऐसा पक्षी है जो कभी भी रुकता ही नहीं है। रेस्टलेस मतलब क्या होता है, नहीं रुकने वाला, इज अ रेस्टलेस बर्ड यानी कभी भी नहीं रुकता है वो पक्षी, ऐसा है। द मोर इट गेट्स, जितना वो पाता है उतना ही वो चाहता है, दिमाग को जितना पाएगा ना उतना ज्यादा चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी वो असंतुष्ट रहता है। अब जितना कमाइएगा ना और चाहिएगा और कमाए, फिर कभी संतुष्ट ही नहीं होइएगा। आपका मार्क्स भी जितना अच्छा आएगा ना, चाहिएगा और अच्छा आता, काश और अच्छा आता, फिर भी संतुष्ट नहीं रहिएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि दिमाग जो है एक ऐसा पक्षी है जो कभी रुकता ही नहीं है, जितना पाता है उतना ही चाहता है। The more we indulge in our passions, the more unbridled they become. Our ancestors therefore set a limit to our indulgence. They saw that happiness was largely a mental condition. वो कहना चाहते हैं कि आप लोग जितना या हम लोग जितना ज़्यादा पैशन में खो जाएंगे ना, जितना ज़्यादा उमंग में खो जाएंगे, जितना ज़्यादा दिखावा में खो जाएंगे, उतना ज़्यादा हम लोग अनब्रिडल हो जाएंगे, फैला हुआ बिखरा हुआ हो जाएंगे, दुख से भर जाएंगे। इसीलिए हमारे पूर्वज लोगों ने एक लिमिट सेट कर दिया, एक सीमा सेट कर दिया कि कोई भी व्यक्ति को उससे ज़्यादा चाह की जरूरत नहीं रखना चाहिए। अगर आपको खुश रहना है ना, तो अपने अंदर जो इच्छा है उसको लिमिट में रखिए, जो चाह है उसको लिमिटेड रखिए, तभी आप खुश रह पाएंगे, ठीक है। इसीलिए वो ये कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, उन्होंने देखा कि खुशी जो है वो आपकी दिमागी स्थिति पर निर्भर करता है, दिमाग की स्थिति पर, माइंड पर। अगर आप दिमाग से सोचते हैं कि हमको सब चीज़ है, हम सब चीज़ से परिपूर्ण है, तो आप खुश रहेंगे। अगर सब कुछ होते हुए भी आपको लगता है कि आपको और भी चाहिए, तो आप उस समय खुश नहीं रहेंगे, सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। यानी हैप्पीनेस एकदम से डिपेंड करता है किस चीज़ पे, मेंटल कंडीशन पे। यानी जो खुशियाँ हैं वो बिल्कुल मेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर आप दिमाग से सोचें कि हमारे पास सब कुछ है, सब चीज़ बढ़िया है, तो आप खुश हैं, अगर नहीं है तो दुख रहेंगे। पैराग्राफ नंबर 6 है, अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। एक आदमी इसलिए बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता है क्योंकि वो अमीर है, और इसलिए भी दुख नहीं होता है क्योंकि वो गरीब है।
अक्सर हमने देखा है, हमने मतलब महात्मा गांधी कह रहे हैं, अक्सर हमने देखा है कि जो गरीब लोग, सॉरी, जो अमीर लोग होते हैं वो काफी दुखी रहते हैं। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। अमीर लोग जो है वो अक्सर देखे जाते हैं कि बहुत नाखुश रहते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि गरीब लोग जो हैं वो खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि गरीब लोग का मेंटल कंडीशन कहता है कि जितना है उतना ही में रहो, तो खुश है। अब अमीर लोग को पाते जाता है और चाहता है तो दुख है। खैर, अमीर होना गुनाह नहीं है, जीवन में अमीर होना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, लेकिन अपने माइंड को एक सेटिस्फैक्शन भी दीजिए। मेंटल कंडीशन को भी थोड़ा कंट्रोल में रखिए, लिमिट में रखिए, और बहुत ज़्यादा हो तो दान भी करिए। दान से जो है काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन प्राप्त होती है। दान से अपने आप में खुशी अनुभव होता है। आप कभी दान करके देखिएगा ना, समझे ना, किसी को दे करके देखिएगा, किसी गरीब लोग को मदद करके देखिएगा, तो वहाँ पे देखिएगा अपने आप में बहुत चैन मिलता है, खुशी मिलता है, आनंद मिलता है, समझे ना। अच्छे काम करिएगा ना, जीवन में आनंद मिलता है, समझे। Millions will always remain poor. Observing all this, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasure. Oh, ये बात सत्य है कि लाखों लोग इस दुनिया में हमेशा गरीब रहबे करेंगे। अगर कोई अमीर होगा तो उनसे कम वाला तो गरीब ही न रहेगा। तो ये फिक्स है कि लाखों लोग दुनिया में गरीब रहेंगे। इसका मतलब कि जो लोग गरीब रहेंगे वो हमेशा नाखुश तो नहीं रहेंगे। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने एक लिमिट सेट कर दिया कि आप लोग सुख शांति से रहो, सुख शांति से। इसीलिए उन्होंने एक लिमिट सेट कर दिया कि खुद को लग्जरी से दूर रखो। लग्जरीज मतलब क्या? कीमती चीजों से दूर रखो, फैशन से दूर रखो, ठीक है, और प्लीजर से भी दूर रखो। बहुत ज्यादा खुशियां के चक्कर में मत रहो, बहुत ज्यादा सुख शांति चैन मत रखो, ठीक ना। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ फ्लॉ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। आज भी हम लोग को वही चीजें से संतुष्ट होना चाहिए जो हजारों साल पहले हुआ करता था, और इसीलिए हम उसी चीज को फॉलो करते हैं जो आज से हजारों साल पहले हुआ करता था। ये महात्मा गांधी कहते हैं। उसी हल का पालन करते हैं, उसी तरीके से खेत की जुताई करते हैं जैसे हजारों साल पहले हुआ करता था। ये कब कौन कहते हैं? महात्मा गांधी कहते हैं। कब? तब जब वे थे। आज की बात नहीं है, ये तब कहते थे जब वे थे, ठीक ना। आज रहते तो शायद ये सब चीज़ें नहीं कहते, क्योंकि आज तो पूरे दुनिया, भारत में भी बहुत सारा चीज़ें बदल चुका है ना। हम लोग जो है काफ़ी वेस्टर्न हो रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। अपने आप में सुधार करने की चीज़ें हैं। हम तो बहुत सारा चीज़ जो है सुधार कर लिए और सुधार कर भी रहे हैं, ठीक है। और सब लोग से विनती करते हैं कि सुधार करिए, वेस्टर्नाइजेशन को मत अपनाइए, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन अपने आप में सब चीज़ से परिपूर्ण है, एकदम बढ़िया है। We have retained the same kind of cottage that we had in the former times. आज भी हम लोग के पास वही सारे वस्त्रें हैं, वही सारे विधियां हैं, वही सारे उपाय हैं जो पहले के जमाने में हुआ करते थे। आज भी उसको हम लोग कायम रखे हैं। एंड आवर इंडिजीनियस, और हमारा अपना देश का है। एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर। शिक्षा व्यवस्था आज भी वैसे ही है जैसे पहले हुआ करता था। ये महात्मा गांधी कह रहे हैं। कहाँ? भारत में। We have had no system of life according competition. हम लोग के ज़माने में पहले जो है ज़िंदगी में कोई कंपटीशन नहीं होता था। जीवन में ऐसा ना कि हम तुमसे आगे निकलेंगे, तुम हमसे पीछे जाओ, क्योंकि जब कंपटीशन होगा तो किसी को खुशी मिलेगा तो किसी को दुख मिलेगा, जाहिर सी बात है। इसीलिए उन्होंने कहा कि लाइफ में कंपटीशन से अलग रहना है, और वो हमारे प्लेजर को छीनता है। इसीलिए कंपटीशन भी आज भी नहीं है, वो कहना चाहते हैं। अब तो बहुत हो चुका है, काफ़ी, हर फील्ड में कंपटीशन है। Each followed his own occupation or trade and charged a regular wage. ओ, सभी लोग जो है अपना अपना ऑक्यूपेशन को फॉलो करता है, यानी सभी लोग अपना अपना बिजनेस को फॉलो करता है, सभी लोग अपने अपने कार्य को करते हैं। पहले जो है जाति के आधार पे कार्य को बांट दिया गया था, और सब लोग अपने अपने कार्य को करते थे और अपने कार्य में एकदम संतुष्ट थे, बढ़िया थे, ठीक ना। It was not that we did not know how to invent machinery. इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग अपने काम को कर रहे हैं तो हम लोग को पता नहीं है कि मशीन का आविष्कार कैसे होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग मशीनरी को आविष्कार नहीं कर सकते, इन्वेंट नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं भारत के लोग भी, लेकिन करना नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि अपना सिविलाइजेशन जीवित रहे। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग नेचुरल रहें, प्राकृतिक रूप से जुड़े रहें। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जड़ी बूटी ही इस्तेमाल करें। हम लोग यही चाहते हैं कि प्राकृतिक से जो भारत की लगाव है वो बरकरार रहे।
हम लोग यही चाहते हैं कि भगवान ने जो हम लोग को हाथ पैर दे करके भेजा, जो काम करने के लिए हम लोगों को कहा, उसको हम लोग उसी से इस्तेमाल करें। हम लोग नहीं चाहते कि तकनीकी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये महात्मा गांधी का कहना है, और इसीलिए हम लोग जो है उसको बहुत ज़्यादा इन्वेंट नहीं कर रहे हैं। वो वेस्टर्न लोग ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट कर रखा है। बट आवर फॉरे फादर्स न्यू दैट इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स वी वुड बिकम स्लेव्स एंड क्लोज टू आवर मोरल फाइबर। इनका कहना है कि लेकिन हमारे पूर्वज लोग, फॉरे फादर्स मतलब क्या होता है? पूर्वज। हमारे पूर्वज लोग, पूर्वज मतलब क्या होता है? पहले के लोग। और हमारे दादा परदादा मतलब वे लोग, पहले के लोग जानते थे, पुराने लोग जानते थे, वे लोग महान थे, जानते थे कि अगर हम लोग अपने आप को सेट करेंगे इनके पीछे, किनके पीछे? मशीन के पीछे, तो हम लोग इनका स्लेब्स बन जाएंगे। स्लेब्स मतलब क्या? गुलाम बन जाएंगे। और अपना जो नैतिक जिम्मेवारी है, जो हम लोग को शरीर से चीजें काम करना है, उसको हम लोग लॉस कर जाएंगे, यानी उसको खो देंगे। क्या होता है? थोड़ा सा दूर जाना होता है, लोग बाइक ले लेता है, मोटरसाइकिल, उससे जाता है। हाथ पैर का इस्तेमाल काफी कम हो गया। घर में दूगो कपड़ा खींचना है, एगो शर्ट खींचना है, जनरल वॉशिंग मशीन यूज कर देती है लोग। थोड़ा सा कुछ करना है, मिक्सचर लगा देती है, समझे? थोड़ा सा ठंडा लगने लगा, तुरंत कूलर चला देना है घर में। थोड़ा गर्मी नहीं लगने, मतलब ठंडा लगने लगा, तुरंत सनी में ये क्या बोलते हैं, हीटर चला देती है लोग। थोड़ा गर्मी लगने लगा, कूलर चला देती है तुरंत सनी में, चला भी देता है लोग, हाँ चला भी देता है, समझिए? तो उन सब चीज़ों से बचना है। लेकिन वो क्या कहें कि अगर हम लोग मशीन का इस्तेमाल करने लगे तो हम लोग उसका गुलाम हो जाएंगे। आज सब युवा क्या है? फोन का गुलाम है। भारत की संस्कृति सभ्यता एकदम से खत्म हो चुका है। सारे के सारे युवा क्या हो चुका है? फोन का गुलाम हो चुका है। महात्मा गांधी ने सीधे शब्दों में कह चुका है कि अगर हम लोग मशीन के पीछे गए तो क्या हो जाएंगे? उसका गुलाम हो जाएंगे। इसीलिए हमारे फॉरे फादर्स ने कहा था, हमारे पूर्वज ने कहा था कि मशीन के पीछे मत जाओ। ऐसा नहीं कि भारत के लोग मशीन का आविष्कार नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो मशीन का गुलाम हो जाएंगे। लेकिन हम लोग वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो किए और वेस्टर्न के चलते हम लोग मशीन के पीछे गए, और इसीलिए आज भारत के अधिकतम युवा लोग जो है वो फोन का, मशीन का गुलाम हो चुका है। महिलाएं लोग भी गुलाम हो चुकी हैं, समझे? ये सब चीजों को फॉलो कर रही हैं। अब महात्मा गांधी ने सही कह के गया, they therefore after due to deliberation decided that we should only do what we could with our hands and feet। इसीलिए उन लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने यही निर्णय दिया कि हम लोग को वही करना है जो हम अपने हाथ पैर से कर सकते हैं, समझे? जो हाथ पैर से कर सकते हैं करिए, ठीक है? मशीन के पीछे ज्यादा मत जाइए, नहीं तो आप उसका गुलाम हो जाएंगे। आगे क्या है? दे सॉ दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ। उन्होंने ये देखा कि मशीन के पीछे जाने से हमारा जो ओरिजिनल खुशी है और जो ओरिजिनल स्वास्थ्य है वो लॉस हो जाएगा। क्या होता था? पहले लोग खेती बाड़ी करते थे, फिट रहते थे। आज घर में सब बैठे रहता है, बगल में जाना है बाइक से जाएगा, फोर व्हीलर से जाएगा, और सुबह सुबह जिम करने जाएगा और जिम पर दौड़ेगा। क्या हो चुका है? मशीन के पीछे लोग काफी ज्यादा पड़ा और गुलाम हो गया, गुलाम होना शुरू हो गया। फॉरे फादर्स लोग ने बहुत उचित कहा था। इसके आगे जो है वो पार्ट 2 में आएगा, यानी पार्ट 1 का, चूंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, इसी की वजह से हमने इसके आगे का जो भी कंसेप्ट है वो पार्ट 2 वीडियो में लेकर के आएंगे। और ये पार्ट 1 था। पार्ट 1 हमने आप लोगों को बहुत क्लियर तरीके से और इमेज बाय इमेज समझाने का प्रयास किया है और बेहतरीन तरीके से हमें समझा दिया है। क्योंकि जैसे ही ये चैप्टर एंड होगा, पार्ट 3 यानी 3 पार्ट में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। पार्ट 2 और पार्ट 3 ट्राई करेंगे, नहीं पार्ट 3 पार्ट में बढ़िया रहेगा, बहुत बेहतरीन तरीके से खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस करा देंगे और सदा सदा के लिए आपके दिमाग में आ जाएंगे सब ये चैप्टर। इसके एक एक कंसेप्ट हमने समझाने का प्रयास किया है और देख सकते हैं आप यहाँ पे। और ये पिक्चर वाइज जो है हमने इसको बहुत बढ़िया तरीका से खत्म कर दिया है, हमने ये बता रखा है इसके बारे में डिटेल्स। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बेहतरीन तरीके से आप सब आगे बढ़िए और खूब उन्नति करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेहतर होने के लिए और काफ़ी एजुकेशन पाने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। और एक चीज़ और, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।